चलो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर, ठीक है। एटम आप लोगों को मालूम है क्या होता है? क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में? आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है और एटम क्या होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट कितना स्मॉलेस्ट आप सोचते हो कितना? अगर हम एटम की बात करें तो इतना कि ये पूरा चैप्टर बनाया जा चुका है इसके ऊपर, ठीक है। ओके, अगर मान लो आप किसी चीज को तोड़ते हो, जैसे मान लो अब मेरे पास चौक है इधर, ठीक है, अगर होल्डर ना होता तो चौक को मैं तोड़ देती, ठीक है। अगर हम उसे तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा ऑब्वियसली, राइट। फर्दर तोड़ेंगे तो फिर से टूट जाएगा। जब तोड़ते 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 आपकी एक ऐसी चीज आ जाए या आप वहां पर पहुंच जाओ जब अब वो फर्दर ब्रेकेबल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम, ठीक है। एटम सबसे छोटा पार्ट है, ये बात समझ में आ रही है? और जहां पर वो फर्दर अब ब्रेक नहीं हो पा रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? एटम बोल रहे हैं। एटम का मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं हम एटम, ठीक है। अब ये एटम कितने छोटे होते हैं बच्चे? बहुत ज्यादा छोटे। अब आप बोलोगे बहुत ज्यादा छोटे का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा छोटे का मतलब क्या है? चलो आइडिया लगाते हैं कि एटम आपका कितना छोटा होता है। 1 मीटर आपको पता है? 1 मीटर की लेंथ आप लोगों को मालूम है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, ठीक है। आप लोगों को 1 सेंटीमीटर भी पता है? 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है आपका 10⁻⁻²मीटर, यानी कि 1/1000 मीटर। यानी 1 मीटर के जब आप 100 टुकड़े करते हो तो एक टुकड़ा क्या है? 1 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब ही होता है 100 वाला, ठीक है। ओके, अब आपका ये क्या है? आपका 10⁻², 10⁻⁻², यानी कि 1 मीटर के कितने टुकड़े करे? 100 टुकड़े करे। और एक टुकड़े को क्या बोला? सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या है बच्चे आपका? एक्चुअल में इक्वल टू 10⁻²मीटर है। आपके एक एटम का जो साइज होता है ना, वो 10⁻10 मीटर होता है। मतलब आप 1 मीटर के कितने टुकड़े करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद जो एक टुकड़ा आएगा ना, वो आपका क्या है? एटम। वो आपका क्या है? एटम, ठीक है। कंक्लूजन, एटम इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी इट बाय नेकेड आई। क्या हम उससे देख सकते हैं? नहीं। और वहीं पे तो प्रॉब्लम हुआ, वहीं पे तो प्रॉब्लम हुआ कि हम उसे देख ही नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन पहली बात, एटम इतना छोटा है, इतना छोटा एटम है, तो हम एटम के स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड क्यों है? मतलब मैं क्या कर लूंगी अगर मुझे एटम का स्ट्रक्चर पता भी चल गया तो? भाई देखो, आपका तो मालूम है कि आपको अगर स्ट्रक्चर पता चल गया तो 2-4 नंबर ले लोगे, लेकिन मैंने क्या करना है, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इंटरेस्टेड हैं क्यों बच्चे? हम इसलिए इंटरेस्टेड हैं बिकॉज ऑल द वर्ल्ड अराउंड अस, इनफैक्ट वी आर मेड अप ऑफ एटम, ठीक है। एंड बीइंग ह्यूमन बीइंग वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। क्या हम माइक्रोस्कोप के थ्रू एटम को देख पाएंगे? विल दैट बी पॉसिबल टू सी द एटम थ्रू अ माइक्रोस्कोप? माइक्रो बच्चे, एटम जो है वो सेल से भी बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। इसीलिए आप एटम को माइक्रोस्कोप से, इनफैक्ट ऐसा कोई माइक्रोस्कोप है ही नहीं जिससे आप एटम को देख पाओ। ऐसा कोई माइक्रोस्कोप हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो एटम, अब एटम वैसे तो बोला गया कि ये इंडिविजुअल है, इंडिविजिबल है, मतलब इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन साइंटिस्ट को चैन तो है नहीं, ठीक है, उन्होंने इसको भी तोड़ के रख दिया बेटा। आप बोलोगे जब हमें दिखता ही नहीं
तो हमने तोड़ा कैसे? बच्चे हमें दिखता नहीं है, लेकिन भाई है तो चारों तरफ एटम, तो हमने एटम को भी किसमें क्या कर दिया? तोड़ दिया। आपका एटम किस चीज से बना हुआ होता है बच्चे? आपका एटम बना हुआ होता है, पहली बात इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होता है और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है। नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। इसके अंदर बच्चे तीन चीजें होती हैं। पहला होता है आपका प्रोटॉन। एटम के अंदर फर्स्ट चीज क्या होती है? प्रोटॉन। उसके बाद एटम के अंदर क्या होता है? उसके बाद एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद एटम के पास क्या होता है? न्यूट्रॉन। सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी? सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय J.J. Thomson. Electron was discovered by J.J. Thomson, who discovered electron. प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी? E. गोल्डस्टीन ने, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी? J. चैडविक, ठीक है। समझ में? आप प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? E. गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी करी थी। तो E. गोल्डस्टीन ने क्या किया था? प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर करा था? J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया था? आपका J. चैडविक। तो योर प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय E. गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। तो क्या J.J. थॉमसन ने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे थे सब बर्बाद? किसी काम के नहीं थे वो एक्सपेरिमेंट्स? वही थे। He was responsible for the discovery of electron and he even got the Nobel Prize. उसको भी Nobel Prize मिला था। And you know that Nobel Prize is a very prestigious prize to get. ठीक है, ये बात समझ में आ गया? यहाँ तक ये चीज क्लियर है या नहीं है? पक्का? ठीक है। अब हमें पहली बात तो ये है बच्चे, सबसे पहले आपका क्या डिस्कवर हो गया था? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? दे कैरीज पॉजिटिव चार्ज। दे कैरीज पॉजिटिव चार्ज। आपके प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? दे हैव जीरो, नो नेट चार्ज। इनका चार्ज जीरो होता है, जीरो चार्ज। प्रोटॉन्स का मास होता है, यस, प्रोटॉन्स के पास मास होता है। प्रोटॉन्स का मास इज, हम इसको कंसीडर करते हैं 1 यूनिफाइड। प्रोटॉन के मास को हम कितना कंसीडर करते हैं? 1 यूनिफाइड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम कितना कंसीडर करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है ना, अब आप इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन्स का मास वो 2000 टाइम्स कम होता है देन प्रोटॉन, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल। इसके मास को नेग्लिजिबल मानते हैं। और न्यूट्रॉन्स के चार्ज मास का कितना होता है? दैट इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1 यूनिफाइड। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या मानते हैं? हम नेग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में इसके पास मास ही नहीं है? मास है, लेकिन हम उसे क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल मास मानते हैं। तो आपका एटम कितनी चीजों से, ये क्या, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इन तीनों को ही बोलते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऑल दीज थ्री आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे होता है ना हेडिंग, उसके नीचे क्या होती है? सब हेडिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे बच्चे? इन तीनों को हम क्या कहेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आप क्या बोलते हो? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको एक बार इतना समझ में आया?
बच्चे यहाँ पे आप लोग प्लीज अब सुन लो मेरी बात, ठीक है। पहली बात, एटम हमें दिखता नहीं है तो हमने ये सब चीजें डिस्कवर कैसे करी, क्योंकि हमें एटम दिखता नहीं है बच्चे, हमें सिंगल एटम नहीं दिखता। लेकिन क्या हमें कोई सा भी एटम नहीं दिखता? क्या ये जो मेरे हाथ में है ये एटम का बना हुआ नहीं है? ठीक है, एटम को आप कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगा सकते हो, ठीक है। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को कौन से ईयर में डिस्कवर किया था? 1900, ठीक है। आपका ई गोल्डस्टीन ने कौन से ईयर में डिस्कवर करा था प्रोटॉन? 1886, ठीक है। सबसे पहले बच्चे प्रोटॉन आइडेंटिफाई हुआ था, सबसे पहले कौन आइडेंटिफाई हुआ था? प्रोटॉन। किसने किया था? ई गोल्डस्टीन ने। कैसे किया था? उसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, गैस डिस्चार्ज में देखा कुछ पॉजिटिवली चार्ज रेज जा रही थी, कुछ पॉजिटिवली चार्ज रेज जा रही थी, जिसको वो कैनाल रेज बोलता है। तो कैनाल रेज क्या होती है? आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज, ठीक है। दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये एक्सपेरिमेंट इतने ज्यादा सिंपल नहीं होते, डेफिनेटली दीज एक्सपेरिमेंट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। एंड क्यों होंगे कॉम्प्लिकेटेड? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी द एटम। तो हमें उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना पड़ेगा कि आप ये समझो कि हम चीज को देख नहीं पा रहे, लेकिन हम इनडायरेक्ट एविडेंसेस से बताते हैं कि ऐसा हुआ होगा। जैसे मान लो अब कहीं पर किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, तो पुलिस क्या जाकर के देख पाएगी कि किसने मर्डर किया? नहीं देख पाएगी। और केस कब क्रिटिकल होता है? जब हमें इनडायरेक्ट एविडेंसेस ढूंढने पड़ते हैं कि ऐसा था तो मर्डर हुआ होगा, उस एक्स पर्सन ने मर्डर किया होगा, और इन सब का लिंक जोड़ने में हमें काफी टाइम लग जाता है। इसलिए किसी भी केस को सॉल्व करने में टाइम लगता है, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी भी चीज को नहीं बता सकते। काश कितना अच्छा होता है वो डेड बॉडी आके बता जाती कि मेरा मर्डर तो उसने करा था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब एटम ही बोल जाए अरे यार मेरे पास है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन, अब एटम नहीं बोल सकता ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट एविडेंसेस के बेसिस पे हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें पॉसिबल या क्या क्या चीजें एक्चुअल में प्रेजेंट है। ये बात समझ में आई? तो एटम के अंदर कौन सी तीन चीजें हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे पहले कौन सा डिस्कवर हुआ? कैसे डिस्कवर हुआ? बाय पॉजिटिवली चार्ज रेज, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैनाल रेज। किसने डिस्कवर किया था? ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर करा था। कौन से ईयर में डिस्कवर करा था? 1886 में डिस्कवर करा था। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। यूनिफाइड बच्चे एक वो है, यूनिट है, ठीक है, कि उसका मास कितना है। तो आपका इसकी यूनिट क्या है? 1 यूनिफाइड, ठीक है। जैसे आपका 1 मीटर होता है तो आपके प्रोटॉन का मास क्या है? 1 यूनिफाइड, ठीक है। समझ में आया? तो जब भी आपको प्रोटॉन का मास लेना होगा आप क्या लोगे? 1 यूनिफाइड, ठीक है। तो अब फटाफट प्रोटॉन की तारीफें करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड सब एटॉमिक पार्टिकल। Proton is the first identified subatomic particle. Who discovered proton? E. Goldstein. कैसे डिस्कवर करा? पॉजिटिवली चार्ज रेज, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैनाल रेज बोलते हैं। ऐसे आपका, और प्रोटॉन को डिस्कवर करना मुश्किल नहीं था। प्रोटॉन को डिस्कवर करना रिलेटिवली सबसे ज्यादा आसान था। आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी इजी थी। ऐसा क्यों था बच्चे? क्योंकि आपकी किसी भी चीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है अगर उसके पास मास भी हो और उसके पास चार्ज भी हो, और आपका प्रोटॉन ही ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास भी है और इसीलिए प्रोटॉन को डिस्कवर करना रिलेटिवली इजी था। समझ में आया? तो प्रोटॉन की डिस्कवरी क्यों आसान है बच्चे? इसके पास मास भी है, इसके पास चार्ज भी है, इसीलिए सबसे पहले डिस्कवर्ड जो पार्टिकल हुआ वो कौन सा था? प्रोटॉन था, ठीक है। समझ में आया? अब उसके बाद कौन सा चार्ज डिस्कवर हुआ? उसके बाद कौन सा पार्टिकल? अब देखो हमें ये पता है, अब सुनो लाइन ऑफ थिंकिंग देखो, हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज एटम में है, पॉजिटिव चार्ज एटम में है, ठीक है, और पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल है।
प्लीज थिंक अबाउट दिस. देयर इज पॉजिटिव चार्ज इन द एटम एंड पूरा का पूरा एटम कैसा है, यानी कि उसको बैलेंस करने के लिए कौन बैठा है, तो सेकंड जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन. सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिस्कवर होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन. तो सेकंड पार्टिकल की किसकी डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की. किसने करी थी, जे जे थॉमसन ने. कब करी थी, 1900 में करी थी. इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जिनका मास नेग्लिजिबल है, जिनका मास नेग्लिजिबल है. समझ में आई बात, ठीक है. अब सबसे ज्यादा मुश्किल जो डिस्कवरी थी वो किसकी थी, सबसे ज्यादा मुश्किल डिस्कवरी न्यूट्रॉन्स की थी. क्यों न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी मुश्किल थी बच्चे, क्योंकि उसके पास कोई चार्ज था ही नहीं, उसके पास कोई चार्ज था ही नहीं. और हमें सिर्फ मास के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कुछ है इसके अंदर. इसकी डिस्कवरी कौन से ईयर में हुई थी, 1932 में. आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 32 इयर्स लगे हमें ये पता लगाने में कि एटम में एक या दो नहीं, टोटल 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. और अब तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपको बहुत कुछ बताती हैं. मुझे बताओ यहाँ तक की बात अभी समझ में आई या नहीं आई. 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्लियर हो गए, कब डिस्कवर किए हुए, किसने डिस्कवर करा और उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब क्लियर हो गया पक्का 100%. ठीक है बेटा. अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और एटम के अंदर एक और चीज क्या है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है. ठीक है. अब एक बात करते हैं, जे जे थॉमसन. ठीक है, जे जे थॉमसन जो साइंटिस्ट था, ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज, मैंने बताया था. ठीक है, नोबेल प्राइज इज हाईली प्रेस्टिजियस प्राइज. अगर किसी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिल रहा है तो दैट पर्सन इज हैज डन अ ग्रेट वर्क. ठीक है. तो जे जे थॉमसन वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपके एटम के अंदर, अच्छा उसके टाइम तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता थे. जे जे थॉमसन के टाइम तक क्या पता था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. ठीक है. तो जे जे थॉमसन को दो बातें पता थी. पहला, देयर आर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. पहली बात उसको ये पता थी. दूसरी बात उसे क्या पता थी बच्चे, दूसरी बात उसे पता थी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम आपका न्यूट्रल होता है, वो आयंस बनाता है, बाद में बनाता है, डिपेंडिंग अपॉन नीड बनाता है. लेकिन हमें दो बातें क्या पता थी बच्चे, जब भी आप कभी कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हो, यहाँ से आपका बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस स्टार्ट हो रही है. ठीक है, इसको थोड़ा जितना जितना दिमाग है ना सब लगा दो. ठीक है, जितना भी सबकॉन्शियस माइंड वाला भी ले आओ इधर ऊपर. ओके, मैंने ये थोड़ा, या तो चिप्स पहले ही बाहर निकाल के रख लो. ठीक है, इट इज एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग मी. ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अब यहां से देखो, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास कुछ प्री इंफॉर्मेशन होती है, जो आपके पास प्री नॉलेज होती है या फिर प्री इंफॉर्मेशन होती है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपका एक्सपेरिमेंट कैसा होना चाहिए. ठीक है, जैसे मान लो अगर हम बात करें कि आपको किसी से लड़ाई करने जाना है. ठीक है, और जिससे लड़ाई करने जाना है आपको, ठीक है, वो 2 साल का बच्चा है. कितने साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है. आप लड़ने जा रहे हो, किससे लड़ने जा रहे हो, 2 साल के बच्चे से लड़ने जा रहे हो. ठीक है, तो क्या आप चाकू वाकू सब लेकर जाओगे, भाई आज तो उसको मार कर ही आऊंगा. 2 साल के बच्चे के लिए क्या काफी है, बस ऐसे ही वो पकड़ा, एक दिया, उसके बाद काम खत्म. ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन है ना आपके पास कि 2 साल के बच्चे के लिए जा रहे हैं. अगर आपको सिर्फ ये पता हो कि लड़ने जाना है, सिर्फ पता हो कि लड़ने जाना है, तो अब आपकी तैयारी कैसी होगी, यार पता नहीं कौन है, रात को जाना है, पता नहीं. फिर और मान लो अगर आपको रात को लड़ने जाना है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यार गुंडे हो सकते हैं,
2-3 गुंडे हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, अपनी प्रिपरेशन पूरी करके जाओगे। समझ में आया? यानी कि जो भी आपके दिमाग में प्री इंफॉर्मेशन होती है वो ये डिसाइड करती है कि आपका एक्सपेरिमेंट कैसा होगा। अब अगर हम जे थॉमसन की बात करें बच्चे, जे थॉमसन को 2 बातें पता थी। अच्छा, एटम के अंदर न्यूट्रॉन है लेकिन तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, एंड क्योंकि तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था इसीलिए हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और रदरफोर्ड, आप अगर ये समझोगे बच्चे कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो इसके बाद वाला साइंटिस्ट है, ठीक है, और थॉमसन का इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, थॉमसन का भी इंपॉर्टेंट है और रदरफोर्ड का भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट थॉमसन के मॉडल के हिसाब से बनाया था। तो अगर आपको थॉमसन का पता ही नहीं होगा तो रदरफोर्ड का आप समझोगे कैसे? इसीलिए हमें दोनों का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम के अंदर 2 ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, एक था इलेक्ट्रॉन, एक था प्रोटॉन, और एटम कैसा था? न्यूट्रल था, ठीक है। अब थॉमसन ने ये बोला कि वाटर इज लाइक अ सॉरी एटम इज लाइक अ वाटरमेलन। थॉमसन ने क्या बोला? एटम इज लाइक अ वाटरमेलन, और वाटरमेलन में उसने ये बोला, अब यहां पर ध्यान दो, ये पूरा का पूरा जो एटम है, अगर आप इसको एटम मान रहे हो, इस पूरे, इज दिस होल सर्कल विजिबल देयर? या थोड़ा कट गया? थोड़ा सा कट गया, तो फिर इसको थोड़ा सा इस साइड बना लेते हैं, ठीक है। सुनो अब इधर, अगर हम ऐसी बात करें, ठीक है, कि आपका मान लो ये आपका एटम है, तो उसने बोला परफेक्ट, बीच बीच में आपके पास यहाँ पर क्या है, जो वाटरमेलन के सीड्स है ना, वाटरमेलन के सीड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। सीड्स ऑफ द वाटरमेलन आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज प्रोटॉन। यानी कि ये पूरा का पूरा ये क्या है? ये पूरा क्या है? प्रोटॉन है, और बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, एंड दे आर अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट both are equal so that the atoms are electrically neutral। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन उसने क्या बताया कि आपका एटम इज लाइक अ वाटरमेलन, एटम इज लाइक अ वाटरमेलन, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स क्या है? रेड एडिबल पोर्शंस, अच्छा सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सीड्स ऑफ वाटरमेलन, ठीक है, और आपका रेड एडिबल पार्ट क्या है? प्रोटॉन्स, ठीक है। तो आपके सीड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, और आपका वो क्या है? रेड एडिबल पार्ट, रेड एडिबल पार्ट इज प्रोटॉन, प्रोटॉन। ये बात समझ में आई? सीड्स आर इलेक्ट्रॉन, रेड एडिबल पार्ट इज प्रोटॉन, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, या जो उसने हाइपोथेसिस दी या एक्सपेरिमेंटली किया, ठीक है, वही सारी इंफॉर्मेशन किसके पास थी? रदरफोर्ड के पास। वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास थी? रदरफोर्ड। एंड as I told you, ठीक है, रदरफोर्ड was actually the student of जे थॉमसन। रदरफोर्ड का स्टूडेंट, सॉरी, रदरफोर्ड किसका स्टूडेंट था? जे थॉमसन। समटाइम्स स्टूडेंट एंड टीचर दे हैव सच अ बॉन्डिंग, ठीक है, दैट दे वर्क टुगेदर, ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम आर इंटेलिजेंट एक्चुअली, क्योंकि टीचर भी इंटेलिजेंट था और टीचर इंटेलिजेंट था, ठीक है, एंड रदरफोर्ड भी इंटेलिजेंट था। अब रदरफोर्ड ने सोचा चलो अपनी टीचर की हेल्प करते हैं एंड लेट्स प्रूव इट, जो टीचर ने ये बात बोली है उसको प्रूव करते हैं। He designed a experiment to prove Thomson's model। लेकिन जो रिजल्ट आया ना, उसने उसके मॉडल को पूरा ही डिस्प्रूव कर दिया कि भाई जो तुमने बताया वो तो बिल्कुल भी
नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम जे थॉमसन से धीरे धीरे किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, अर्नस्ट रदरफोर्ड, ई रदरफोर्ड बोलते हैं, अर्नस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। तो अब हम जे थॉमसन से रदरफोर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर कहानी में एक और बंदा आ गया, वो कौन था, रदरफोर्ड। इट्स फोर्ड ना, तो फोर्ड है, डी है, ठीक है, रदरफोर्ड, ओके। रदरफोर्ड, ये आ गया ये बंदा। रदरफोर्ड के पास क्या प्री इंफॉर्मेशन थी, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड के पास क्या प्री इंफॉर्मेशन थी जी, थॉमसन का मॉडल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट क्या डिजाइन किया और किस तरीके से डिजाइन किया। लेट अस सी। अब रदरफोर्ड के पास क्या इंफॉर्मेशन है वो चेक करते हैं पहले, ठीक है। अर्नस्ट रदरफोर्ड, इसके पास प्री इंफॉर्मेशन क्या है, पहली इंफॉर्मेशन इसके पास क्या है बच्चे, पहली इंफॉर्मेशन इसके पास ये है, देयर इज नो स्पेस, नो empty space inside the atom। क्या रदरफोर्ड को ये बात पता था कि उसके अंदर स्पेस है, रदरफोर्ड को ये बात नहीं पता थी कि एटम के अंदर स्पेस होता है। रदरफोर्ड को पता था कि एटम के अंदर स्पेस नहीं होता, ठीक है। रदरफोर्ड को ये भी पता था दैट positive charge that has mass। बच्चे ये बात तो हमें पता थी कि प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, पहली चीज। ये बात भी हमें पता थी कि उसके पास मास भी होता है, मतलब प्रोटॉन के पास क्या है, चार्ज भी है और मास भी है। ये बात क्या रदरफोर्ड को पता थी, यस। ये बात रदरफोर्ड को अच्छे से पता था कि आपके प्रोटॉन में चार्ज भी है और मास भी है। तो पॉजिटिव चार्ज दैट हैज मास इज homogeneously distributed inside the atom। तो एटम के अंदर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, होमोजीनियसली मतलब एकदम बराबर, ठीक है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज इधर है उतना इधर है, मतलब सब ऐसे है, समझ में आया, ठीक है। तो आपका होमोजीनियस पॉजिटिव चार्ज क्या है, चारों तरफ फैला हुआ है। अच्छा, जब चारों तरफ फैला हुआ है तो उसमें ज्यादा पावर होगी या जब एकदम इकट्ठा होगा, जब एकदम इकट्ठा होगा, क्योंकि तब उसके पास चार्ज भी ज्यादा होगा, तब उसके पास मास भी ज्यादा हो गया। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया समझ में। आप ये सोचो ना कि अगर जैसे मान लो आपके पास 10 कमरे हैं और उन 10 कमरों में हर एक कमरे के अंदर मैं एक 5 साल का बच्चा डाल दूं, इस कमरा 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, मतलब सबको सेम डाल रखा है। 10 बच्चे हैं, 10 कमरे हैं और 10 को 10 के कमरों में फिल कर दिया, ये होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और अगर मैं वो सारे 10 बच्चे जो है उनको सिर्फ एक कमरे में डाल दूं तो वो होमोजेनियस हुआ, वो होमोजेनियस नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात, यानी कि आपका पॉजिटिव चार्ज है तो सही, उसके पास मास है तो सही, लेकिन वो फैला हुआ है, पूरे एटम में फैला हुआ है। भाई ये बात तो जो जे थॉमसन ने कही थी ना, ये बात तो जे थॉमसन ने कही थी और क्लियरली कही थी ये बात तो, ठीक है। तो ये बात रदरफोर्ड को पता थी। और क्या बात पता थी, चलो इतने से हमारा काम चल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, दे आर somehow embedded in the
एटम, वो एम्बेडेड है आपके एटम के अंदर, कहीं ना कहीं वो एम्बेडेड है। ये बात समझ में आई? अब हुआ क्या, अब रदरफोर्ड ने क्या करा, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा। रदरफोर्ड ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, जिसको बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा जिसमें ही यूज्ड अल्फा पार्टिकल, बोर्ड एक बार क्लीन कर ले पहले, ठीक है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को ये वाला एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलो भाई, अब हमने क्या करना है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब मैं चैप्टर का नाम भी बता दे रही हूँ, क्योंकि अभी तक हमें चैप्टर का नाम तो पता चल ही चुका है, ठीक है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, हाँ, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अब हम जो मूव कर रहे हैं दैट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है जी, अलग अलग करना, मतलब अपनी हाँ फैला देना, स्कैटर कर देना, ठीक है, बिखेर देना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, 1 यूनिफाइड, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर positively charged particles with 4 unified mass, with, तो आपके अल्फा पार्टिकल्स का मास कितना है, 4 यूनिफाइड। प्रोटॉन्स का मास कितना है, 1 यूनिफाइड। और प्रोटॉन्स कैसे हैं, सब पूरे एटम में स्कैटर्ड है, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एटम के अंदर वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो पहली चीज जो रदरफोर्ड ने यूज करी थी वो क्या थी, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली चार्ज हीलियम एटम होता है। हीलियम एटम में से अगर आप उसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दोगे तो वो अल्फा पार्टिकल है। हीलियम एटम में से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दोगे तो वो अल्फा पार्टिकल है। 1 मिनट, हाँ जी। तो ये हो गया आप लोग का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दूसरी चीज जो इस बंदे ने सेलेक्ट करी थी बच्चे, वो था गोल्ड फॉइल। दूसरी चीज इसने क्या सेलेक्ट करा था, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल क्या क्यों सेलेक्ट करा था, क्योंकि आप इसकी वेरी थिन शीट्स बना सकते हो। गोल्ड फॉइल के आप क्या बना सकते हो, वेरी थिन शीट्स बना सकते हो। ऐसी इतनी पतली शीट्स होती है वो, दैट जस्ट 1000 एटम थिक। तो वो कैसी होती है, 1000 एटम थिक, ठीक है। तो अब आपका हुआ क्या, यहाँ पर गोल्ड फॉइल ली उसने, यहाँ पर क्या लिया, गोल्ड फॉइल लिया, जो कितने एटम थिक था, 1000 एटम थिक था। फटाफट से बना देते हैं, हमारा कितना एटम थिक है, हमारा 5 एटम थिक है, यानी कि हमारी गोल्ड फॉइल इसकी गोल्ड फॉइल से ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो हमारा ये गोल्ड फॉइल भी आ गई हमारी, राइट, ठीक है। तो हमारी गोल्ड फॉइल रेडी हो गई फॉर द एक्सपेरिमेंट, ओके। अब क्या हुआ, एक यहाँ पर सोर्स था, एक क्या था यहाँ पर, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ पर क्या था बच्चे आपके पास, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसने क्या करा, अल्फा पार्टिकल पे मास कितना है, 4 यूनिफाइड। प्रोटॉन का मास कितना है, 1 यूनिफाइड, ठीक है। जब आप अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन पे फेंक के मारोगे तो क्या होगा, वह फेंक के मार रहे हो, डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन क्या होता है, आप ये सोचो कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन, क्योंकि यहाँ पर पूरे में प्रोटॉन प्रोटॉन था, पूरे में प्रोटॉन प्रोटॉन था, तो जब आप यहां से अल्फा पार्टिकल भेजोगे
तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा है और प्रोटॉन का मास कम है, तो ये सोचा था कि प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, एंड सिंस बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, तो रिपल्शन भी होगा। तो यानी कि अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रेट जा रहा है ना, अब वो हल्का सा डेविएट हो जाएगा, हल्का सा अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। अब भाई अब एक बात बताओ, अगर कोई हट्टा खट्टा इंसान भी चल रहा हो, भाई एक अच्छा खासा बंदा है, ठीक है, जिम विम जाता है अच्छे से, ठीक है, ओके, अगर आप उसके चलते हुए में टांग अड़ा दोगे तो डेविएट तो एकदम से वो भी हो जाएगा ना, डेविएट तो वो भी हो जाएगा। मतलब हट्टे कट्टे इंसान को भी आप मारोगे, थोड़ा डेविएशन तो होगा, थोड़ा तो हिलेगा, ठीक है, ओके, चलो ये बात तो समझ में आती है। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा? डिफ्लेक्शन क्या होता है, जो अपने पाथ से डेविएट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अगर आपका प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल पे थोड़ा बहुत फोर्स लगाएगा, तो क्या थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, होना चाहिए था। लेकिन क्या बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, नहीं। लेकिन इधर ऐसा हुआ क्या कि हमने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा, हमने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ने डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करा, यानी कि वो तो स्ट्रेट ही निकल गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए, स्ट्रेट। हाँ, लेकिन हमें दिखा कैसे ये सब, क्या हमें दिख सकता है? आप ये सोचो, एटम तो दिख नहीं रहा, एंड वी आर एबल टू सी हियर अल्फा पार्टिकल, वाओ, हमें कुछ नहीं दिख रहा था। उसने पूरे एक्सपेरिमेंट पे, उसने इस पूरे एक्सपेरिमेंटेशन में एक जिंक स्क्रीन लगा रखी थी। क्या लगा रखी थी, जिंक स्क्रीन। तो जब आपका अल्फा पार्टिकल यूं जाता था ना, तो वो लाइट मारता था, तो हमें अल्फा पार्टिकल नहीं दिखता था, क्या दिखता था, लाइट दिखती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, वेंट स्ट्रेट, यानी कि बीच में कोई है, बीच में कोई है ही नहीं, यानी कि एम्प्टी स्पेस काफी ज्यादा है। भैया आप ये सोचो, आपके सामने एक 2 साल का बच्चा बैठा है, आप उसे थप्पड़ मारे ही जा रहे हो, मारे ही जा रहे हो, मारे ही जा रहे हो, ना वो रो रहा है और ना ही वो पलट करके आपको एक भी लगा रहा है। भैया आप एक बच्चे को मारोगे, वो पलट के आपको नहीं मारता, मारता तो है, पलट के तो मारता है, चाहे आपका उससे कुछ हो ना, लेकिन वो पलट के मारेगा जरूर। समझ में आई बात? और अगर आप किसी को मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, और वो कुछ कर ही नहीं रहा, मतलब बच्चा है ही नहीं, बच्चा है ही नहीं, यानी कि हमने यहाँ पे प्रोटॉन एक्सपेक्ट किया तो था, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, यानी कि एटम में। और आपके जितने भी अल्फा पार्टिकल्स आपने भेजे, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, यानी कि एटम में बहुत सारा स्पेस कैसा है, एम्प्टी है। एटम में बहुत सारा स्पेस कैसा है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। और वो एम्प्टी स्पेस थॉमसन ने नहीं बताया था, थॉमसन ने क्या कहा था, पूरी जगह एटम है। लेकिन रदरफोर्ड को जो पहला कंक्लूजन मिला वो क्या था, कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है, एम्प्टी है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब सुनो, अब हुआ कि भाई यहां से अल्फा पार्टिकल गया 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 गया, फ्यू ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स, मतलब इतना डिफ्लेक्शन, भाई जा यहां रहा था और चला यहां गया, इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। मान लो कशिका को मैंने 2 साल के बच्चे से लड़ने के लिए भेजा, ठीक है, 2 साल का बच्चा, या एक कर दो, चलो 1 साल का बच्चा, ठीक है, कशिका गई, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कौन जीतेगा, कशिका या बच्चा? भव्य का मन तो कर रहा है बच्चा ठीक है, लेकिन कौन जीतेगा, कशिका। हमने एक रूम में एक 1 साल का बच्चा छोड़ा और कशिका को छोड़ा, आधे घंटे बाद हम देख रहे हैं
कशिका का हाथ में फ्रैक्चर। भाई उस 1 साल के बच्चे ने इतना ज्यादा मार दिया कशिका को कि अब करे क्या। कशिका 9th क्लास में, पहले बता दूं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसा हो सकता है क्या कि कशिका जाकर 1 साल के बच्चे से पिट कर आ जाए? ठीक है, या आप ये सोचो कि आपके घर में आपके पापा है, उनकी लड़ाई मैंने एक 12 साल के बच्चे से कराई और पापा को फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, ठीक है, आप एक रूम में एक 12 साल का बच्चा है और आपने एक पापा को भेजा और पापा बाय गॉड बुरी तरीके से पिट कर आ गए, बुरी तरीके से, आप सोच ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है, इससे आप क्या कंक्लूड करते हो? ये तो रिजल्ट है, हमें रिजल्ट तो समझ में आ गया, लेकिन कंक्लूजन क्या है? बच्चे में सुपर नेचुरल पावर्स है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या कि हमने क्या कहा था कि ये 10 कमरे हैं और हर एक कमरे में एक 12 साल का बच्चा है और हमने भेजे उसके अंदर पापा को। एक्चुअल में हुआ ऐसा कि वो हर एक कमरे में एक एक बच्चा नहीं था, सारे बच्चे एक ही कमरे में थे। अब भैया अगर आप 10 बच्चे जो 12 साल के हैं और उसके ऊपर एक बंदा छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली कौन पिटेगा भाई? है अबे यार, आ रही है बात समझ में? अगर आप, भाई मैं कह रही हूँ, भाई आप लोग खुद सोचो, आपके सामने 10 बच्चे आ जाए 12-12 साल के, भाई कोई कुछ भी नहीं करेगा, एक हाथ खींच के भाग रहा होगा, एक पाँव खींच के भाग रहा होगा। इट इज नॉट अबाउट द एज ऑफ द बच्चा, इट इज अबाउट कितने हैं, अबे कितने हैं। आप इमेजिन करो इसी क्लास में 5 साल के अभी 20 बच्चे आ जाए, बाय गॉड, डोंट इवन वांट टू इमेजिन, राइट? समझ में आई? तो कुछ ऐसा हुआ कि जब हमने जैसे ही, और एक के साथ तो इससे भी बुरा हुआ, बताती हूँ। एक के साथ तो हुआ क्या, अल्फा पार्टिकल यू घूम घूम के गया, घूम घूम के गया, घूम घूम के गया, घूम घूम के गया और वापस ही आ गया बेटा। मतलब गया और वापस आ गया, मतलब भाई यार ये कुछ तो खतरनाक है, कुछ तो खतरनाक है भाई। आपका अल्फा पार्टिकल बहुत बड़ा है कंपेयर टू प्रोटॉन। अच्छा, एक प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे प्रोटॉन्स हो तो तब तो कर देंगे, तब तो कर देंगे। मान लो अगर एक प्रोटॉन है तो एक यूनिफाइड है, गोल्ड में 79 होते हैं प्रोटॉन और ये 4 यूनिफाइड, ये 79 यूनिफाइड, अब कौन जीतेगा? ऑब्वियसली, तभी तो उसने मार के भगा दिया, तभी तो मार। यार समझ रहे हो ये बात? ठीक है, तो ये समझ में आया। अब रदरफोर्ड ने इससे 2-3 कंक्लूजन्स निकाले। अच्छा, अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को अगर आप देखोगे, अभी भी बोरिंग लग रहा है? बोरिंग लग रहा है तो फिर मैं 12 साल के बच्चे छोड़ दूंगी यहाँ पर, अभी भी बोरिंग लग रहा है तो ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर होगा क्या कि पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल दे वेंट स्ट्रेट, इंडिकेटिंग मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ये किस ऑब्जर्वेशन से पता चला कि बहुत सारे तो स्ट्रेट ही चले गए। few of them deflected by large angle and एक तो क्या हो गया था, रिवर्ट बैक ही कर रहा था। मतलब अगर आप 20,000 अल्फा पार्टिकल्स छोड़ रहे हो तो उनमें से एक क्या हो रहा है, रिवर्ट बैक हो रहा है। इसका मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड नहीं है, पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड नहीं है, इकट्ठा है। यानी कि आपका अगर ये एटम है तो आपका पॉजिटिव चार्ज समवेयर ऐसे है, समझ रहे हो, डॉट है। समझ में आई बात? और जो भी आपका अल्फा पार्टिकल इस डॉट के पास जा रहा है ना,
इस डॉट के पास वो ऑलमोस्ट रिवर्ट बैक हो रहा है। ये कंक्लूजन था किसका? रदरफोर्ड का कंक्लूजन था। तो उसने जो एटम बताया वो कैसे बताया कि आपका एटम कुछ इस टाइप से होता है जहां पर बीच में सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से भी कुछ नहीं होगा, सारा मास भी उधर ही है, पूरे एटम का मास भी उधर ही है, मास भी है और चार्ज भी है, चार्ज भी है और मास भी है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल इतना गंदा डिफ्लेक्ट हुआ। आई बात समझ में? या किस किस को ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आया? बता रहे हैं, रुको जरा। ठीक है, अब सुनो इधर, सुनो सुनो सुनो, इधर सारा क्या था? पॉजिटिव चार्ज, और इधर ही मास भी था। मास ऑफ एटम भी कहा था? न्यूक्लियस में ही था, मतलब चार्ज ऑफ एटम भी न्यूक्लियस में है। और हाँ, इसको उसने क्या कहा था? इस जहां पर चार्ज और मास होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियस? सेंटर ऑफ एनीथिंग। न्यूक्लियस इज सेंटर ऑफ एनीथिंग। तो दिस वाज द सेंटर ऑफ द एटम। तो in the center of the atom what occupies the space? Your nucleus occupy the space. and nucleus में क्या होता है? चार्ज भी होता है और मास भी होता है। एंड क्योंकि आपका रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर न्यूक्लियस, आपके रदरफोर्ड को हम वो भी बोलते हैं फादर ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लस आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे, उसने कहा था कि वो रिवॉल्व करते हैं। एटम में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो अब समझ में आया? तो प्रोटॉन चार्ज, protons, they occupies the center of this atom that he called nucleus, and that's why he is known as father of the nuclear chemistry. and electrons, they revolve around the nucleus. तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। समझ में आया? अब इसके ऑब्जर्वेशंस एनसीईआरटी से देख लें। एक्सपेरिमेंट तो यही था, एक बार एनसीईआरटी से इसके ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। ठीक है, आपने बता दी जैसे गोल्ड के एक एटम में 79 प्रोटॉन होते हैं, तो 79 इलेक्ट्रॉन से 79 बच्चे वेरी कर, हाँ इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली सेम नंबर में ही होंगे। 79 इलेक्ट्रॉन्स के रिंग में जो रिंग्स होती हैं वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पे। अब एक बात और है, अभी तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इस एटम के अंदर, अभी ये तो स्टार्टिंग है, इट इज जस्ट अ start. Although this experiment was very nice, this experiment is very nice. ठीक है, और अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को समझ गए हो तो बच्चे यू हैव डेवलप्ड अ लाइन ऑफ थिंकिंग कि रदरफोर्ड को क्या पता था और उसने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। यस, न्यूट्रॉन अभी डिस्कवर होंगे, फिर हम उन्हें न्यूक्लियस में डाल देंगे। ठीक है, आपके प्रोटॉन्स, हमने कहा ना सारा मास कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर मास होता है या नहीं होता? न्यूट्रॉन में मास होता है या नहीं होता? होता है। ठीक है, एक बार, हाँ प्रोटॉन भी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। चलो, सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ था प्रोटॉन, उस पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। किसने डिस्कवर किया था? ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, कैसे डिस्कवर करा था? पॉजिटिवली चार्ज रेज, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैनाल रेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या डिस्कवर, कौन से ईयर में डिस्कवर करा था? 1886। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1900 में डिस्कवर करा था। इलेक्ट्रॉन्स कैसे पार्टिकल्स हैं?
Negatively charged particles are, do they have mass? No, they don't have mass. उसके बाद अगर हम आए आपका, उसके बाद क्या डिस्कवर हुआ? न्यूट्रॉन्स। क्या उसके पास चार्ज होता है? नो। मास होता है? यस। कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ? 1932। किसने डिस्कवर किया? जे चैडविक ने डिस्कवर किया। इट वाज अ क्विक रिवीजन। यस बच्चे, कोलाइड दे, हाँ ये भी क्वेश्चन था, अभी हम बताते हैं, उसके बारे में भी बताते हैं हम, ठीक है। ओके, अब प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दो बच्चे। अल्फा, ओके, तो मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा, और वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसने सोचा था कि अपने टीचर के रिजल्ट्स को वो सपोर्ट करेगा, बट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। उसने जो रिजल्ट्स दिए वो कैसे थे? अनएक्सपेक्टेड। इसीलिए जब भी बच्चे हम साइंस में जाते हैं तो हम कभी भी रिजल्ट पहले से अज्यूम नहीं करके रख सकते, क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है डिस्कवरिंग समथिंग न्यू। इसीलिए आप यहाँ पर कोई से भी रिजल्ट को पहले से अज्यूम करके जा रहे हो, मतलब अज्यूम कर सकते हो आप, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मेरा रिजल्ट गलत आया है। रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू, यू नीड टू एक्सप्लेन इट, राइट? ठीक है। नाउ आप प्लीज ध्यान दो, इट गेव कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। और किसी भी एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली जो चीज आती है वो क्या होती है? ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि हमने सेटअप तो कर दिया, अब हमें क्या करना है? ऑब्जर्व। एंड इफ यू आर अ गुड साइंटिस्ट यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व केयरफुली, ठीक है। नाउ most of the fast moving alpha particles, most of the fast moving alpha particles passed straight through the foil. They passed straight through the foil, मतलब they did not show any deflection. क्या उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो किया? नहीं, ठीक है। which was surprisingly, कि हम प्रोटॉन पे अल्फा पार्टिकल फेंक रहे हैं और वो उसे डिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा, वो कर नहीं रहा क्योंकि वो उधर है ही नहीं। वहां पे इलेक्ट्रॉन तो थे लेकिन प्रोटॉन तो था ही ना, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस यहाँ है, तभी तो उसने उसको डिफ्लेक्ट किया नहीं। भैया आप खाली रूम में जाकर के अगर किसी को मारोगे तो कोई आपको कुछ करेगा नहीं, जैसे आप गए हो वैसे ही आप वापस आ जाओगे। आई बात उनमें सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, और कुछ ने तो भैया डिफ्लेक्शन जो शो करा था वो 180 डिग्री का, मतलब आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स उनमें से एक पार्टिकल कैसा डिफ्लेक्शन शो कर रहा था? 180 डिग्री, ठीक है। ये तीन उसकी क्या थी? ऑब्जर्वेशन। पहला, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दे वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, एंड one out of every 12,000 particles was deflected by 180 डिग्री। दैट मीन्स कंप्लीटली गया और वापस आ गया। आई बात समझ में? ठीक है। सो उसके बाद इसने क्या क्या वो करे, अब उसने क्या क्या कंक्लूजन्स करे। बच्चे जब हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशंस हो जाती हैं उनके बेसिस पे हमें क्या करना होता है? कंक्लूजन करना होता है। सो मोस्ट ऑफ द, तो व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? इसका कंक्लूजन क्या था? इसका फर्स्ट कंक्लूजन ये था दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, ठीक है। पहला ये इसका कंक्लूजन था। फिर क्या था? बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है दैट ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, very few particles, alpha particles, they got deflected by the from their path, indicating that they have very positive charges, occupies very small space, and 1 out of every 12,000 alpha particle got revert back. It shows that the positive charge has all the mass of the atom. सारा मास भी कहाँ पर था? न्यूक्लियस के अंदर था, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें उसके बच्चे वो ये सोच रहा था कि जितने भी अल्फा पार्टिकल जाएंगे ना वो थोड़े थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो हम ये दिखा देंगे कि पूरे एटम में प्रोटॉन है,
लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं ना। आप ये सोचो ना कि रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट बनाया था या डिजाइन किया था, तो उसके पास वो इंफॉर्मेशन थी जो उसको थॉमसन से ही मिला था। उसके बेसिस पे उसने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, बट ही गॉट वेरी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। इलेक्ट्रॉन्स बच्चे देखो, किसी भी चीज के पास अगर किसी चीज को डिफ्लेक्ट करना है, जैसे मान लो अगर आप गवर्नमेंट को हिला देना चाहते हो, तो दो चीजें होनी चाहिए, इधर नॉलेज और पैसा। भाई पैसा होगा तो भी हिला दोगे, नॉलेज होगी तो भी हिला दोगे, और दोनों ही नहीं होंगे तो आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, राइट। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कमी तो था, कॉन्सेंट्रेटेड थोड़े है, वो तो फैला हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड है नहीं। दूसरी बात, मास, मास तो बाय गॉड उस बंदे का, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, तो ना तो उसके पास पैसा है ना पावर। क्या कर लेगा अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल 4 यूनिफाइड लेकर आ रहा है, ये बैठा 0 यूनिफाइड। अब भाई सच में अगर 1 साल का बच्चा ले आओगी तो कशिका का कुछ कर थोड़े का पाएगा, ऐसे थोड़े कुछ कर देगा यार। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद अब व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के क्या क्या रिजल्ट्स थे। दैट पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ द एटम, पॉजिटिवली चार्ज्ड center of the atom is known as nucleus. Who discovered the nucleus? हाँ ठीक है, रदरफोर्ड। अरे वो उससे ई लगा दिया था इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, डोंट वरी, आंसर रदरफोर्ड, ठीक है। सो ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। एटम का साइज मैंने कितना बताया था, 10⁻⁻10। एटम का न्यूक्लियस का 10⁻⁻15, मतलब वो -10 है, ये -15, यानी कि आप समझ सकते हो कि आपका न्यूक्लियस कितना छोटा है। नहीं, सीपी देखा है, सीपी, व्हाट इज सीपी? अबे कैनॉट प्लेस देख रखा है ना, पूरे कैनॉट प्लेस के सेंटर में एक नींबू रख दो, नींबू इज योर न्यूक्लियस एंड द होल सीपी इज atom. This is the difference. Can you see the atom? No. Will you be able to see the nucleus? अबे भूल जाओ, कहाँ से देख पाओगे। और बोलो, न्यूक्लियस के अंदर भी और छोटे पार्टिकल्स होंगे। एग्जैक्टली। आप लोगों को पता है, इंटरेस्टिंगली वी हैव अ माइक्रोस्कोप जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओ माय गॉड, दैट मींस वी कैन सी द इलेक्ट्रॉन। नहीं, that uses the energy of electron, ठीक है, to magnify the object. तो मैं आपको यहाँ पर यही बता रही हूँ, ठीक है, कि एग्जैक्टली ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑल कंक्लूजन्स आर एंड तभी तो आपकी केमिस्ट्री ग्रो हो रही है, तभी तो आए दिन हमें कोई नई बात पता चलती है। अगर हम एटम को देख पाए तो कितनी सारी मिस्ट्रीज अपने आप ही सॉल्व हो जाए, लेकिन हमारा इंटरेस्ट होता ही किस लिए है, क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते, इसलिए हमारा इंटरेस्ट भी है, ठीक है। भाई देखो, जो चीज हमें आसानी से मिल जाए उसमें इंटरेस्ट होता है, ठीक है। जो चीज आपने कमाई हो, मेहनत से कमाई हो, उसका फर्क पड़ता है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो रदरफोर्ड का ये वाला मॉडल था। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या था बच्चे, न्यूक्लियस था सेंटर में और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। समझ में आया? अब रदरफोर्ड के एटम के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स वर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के हिसाब से क्या था, इलेक्ट्रॉन्स वर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ द एटम इज ऑक्यूपाइड बाय प्रोटॉन्स। अब कौन डिस्कवर हो गया था, अब आपका न्यूट्रॉन्स भी डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। अब अगर हम रदरफोर्ड की बात करें बच्चे, तो रदरफोर्ड ने जो एटम दिया था वो कैसा था, समथिंग लाइक दिस। आज हमें मालूम है कि आपका ये एटम जो है, ठीक है, इट हैज अ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कैरीज protons, that is positive charge, and electrons, they actually revolve around the
न्यूक्लियस, दे रिवॉल्व अराउंड द, उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे। देखो जो अपनी औकात में एक्सपेरिमेंट्स थे वो उन्होंने 9th में दे दिए, जो औकात में नहीं थे वो उन्होंने नहीं दिए। एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंटल, एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ये समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दैट्स व्हाई रदरफोर्ड इज नोन एज फादर ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, अब हुआ क्या कि लोगों ने बोला कि सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, electrons are revolving around the nucleus in a circular path, according to Rutherford, electrons are revolving around nucleus in a circular path, in a circular path। ठीक है, और सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है वो कैसा होता है? एक्सेलरेटेड, है ना? तो मोशन इन सर्कुलर पाथ, इज एक्सेलरेटेड। दैट मीन्स एनर्जी लगेगी उसको घूमने में। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी एवरी टाइम। नहीं समझ में आ रहा बच्चे? जब आप किसी की घूम रहे होते हो, जैसे मैं इस पंखे को अगर एनर्जी देना बंद कर दूं, ये चलता रहेगा? नहीं, यानी मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है ना, ताकि ये सेम स्पीड से घूमे। अगर मैं बंद कर दूंगी तो ये क्या होगा? धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन वाज आल्सो लूजिंग इट्स एनर्जी। इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा था? एनर्जी लूज कर रहा था। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रॉन वाज आल्सो losing the energy, so which implies electrons moving in a circular path, moving in circular path will lose energy। क्या ये एनर्जी लूज करेगा? हाँ, तो इट विल लूज एनर्जी। ठीक है, फिर आपका क्या होगा? इट्स पाथ विल बिकम स्पाइरल। इसका पाथ कैसा हो जाएगा? स्पाइरल। स्पाइरल बोले तो मतलब इलेक्ट्रॉन यू मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, and finally will fall into the nucleus, and finally will fall into the nucleus। इसका मतलब क्या है? क्या एटम स्टेबल है? तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड तो एटम स्टेबल था ही नहीं। That was the drawback of Rutherford's model। ये क्या था? उसके मॉडल का ड्रॉबैक था, because Rutherford was not able to explain the stability of the atom। वो ये बात नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि इतने सालों तक एटम स्टेबल कैसे है। ये किसने प्रूफ किया था? उसके स्टूडेंट ने, जिसका नाम क्या था? नील्स बोर। ठीक है, तो ये नील्स बोर ने प्रूफ किया था। ये हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक आप लोग का हो गया। ओके, बाय बाय।